हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11वीं की NCERT की बायोलॉजी की बुक, जो क्लास 11वीं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ ये नीट एग्ज़ाम, TGT और PGT बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस बुक का वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक का हर एक शब्द एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। शुरू करते हैं। आज से हम इसका पहला चैप्टर जीव जगत। जीव जगत में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम देखेंगे जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्ग की संवर्ग, वर्ग की सहायता साधन। शुरू करते हैं इस क्लास को। हम सबसे पहले देखते हैं जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला विषमकारी है। असाधारणवाद चाहे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा, जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सारक की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। परिस्थिति विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदायों के सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव अथवा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है? जीव क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, देखते हैं। जीव क्या है, इसकी क्या क्या विशिष्ट लक्षण हैं, क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में हम जानेंगे। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्राय जीवों को सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वो लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। जीवों के क्या क्या लक्षण हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या? वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। दोबारा से देख लें, याद हो जाएगा आपके साथ के साथ ये बुक। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापाच्य, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब की विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें मेन क्या बताए हैं जीवों के लक्षण? वृद्धि मतलब उसके आकार में वृद्धि, उसके शरीर का बड़ा होना। जनन मतलब अपने जैसी संतान पैदा करना। पर्यावरण के प्रति संवेदना मतलब जब हमें गर्म ठंडे का एहसास होता है हम प्रतिक्रिया करते हैं, के बारे में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। इसमें हम इसके साथ ही इसमें उपपच्य क्रियाएं भी जोड़ी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें? वृद्धि। यहाँ पे पहला पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा आप अपनी बुक में, साथ में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह आपके नीट के एग्जाम, TGT, PGT बायोलॉजी के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। वृद्धि, जीवों में वृद्धि। सभी जीव वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? सभी जितने भी जीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्म की अभिलक्षण है। क्या? भार तथा संख्या में वृद्धि होना। किसमें? भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्म की अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा।
पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। क्या कहा गया है कि जीवों में जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा। और पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये जब तक जीवित रहते हैं ये कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते रहते हैं। एक पौधा अपनी लाइफ में बढ़ता रहता है, जबकि जीवों में या प्राणियों में यह कुछ आयु तक वृद्धि करती है। एक निश्चित टाइम आने के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि मनुष्य की हमारी मैक्सिमम हाइट 6 फुट या 6.5 फुट तक होती है, उसके बाद में मनुष्य वृद्धि नहीं करता, जबकि पेड़ बढ़ते जाते हैं। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। इसमें क्या कहा गया है कि प्राणियों में भी जब तक वह जीवित रहता है उसमें कोशिका विभाजन होती है, लेकिन वो कोशिका विभाजन वही होता है जहाँ पे पुरानी कोशिकाएं मर जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके ऐसे हम देखते हैं कि भार में वृद्धि होती है। जितना आदमी आयु प्राप्त करता रहता है वो मोटा पतला होता रहता है, तो वो भी एक वृद्धि हो गई उसके भार में। तो ये किसके द्वारा हो रही है? कोशिका विभाजन के द्वारा। एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं वृद्धि? कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन या सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। क्या कहा गया कि उच्च प्राणियों और पादपों में वृद्धि और जनन क्या है? पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। आगे देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। क्या है कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी क्या कहा जाता है? वृद्धि समझा जाता है। जैसे किसी का वजन 30 किलो है, उसने विज्ञान कर लिया 40 किलो कर लिया, तो उसके क्या हुआ? शरीर में वृद्धि हो गई। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों में भी भार में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो यह निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। कैसे? जैसे पर्वत है वो भी बढ़ते हैं, गोलांश तथा रेत के टीले में भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी स्थायी पर पदार्थों के एकत्रित होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है। मतलब कि जैसे एक पानी का टब है, उसमें हमें एक पानी बाल्टी डाल दिया और उसकी वृद्धि करके 2 बाल्टी और पानी डाल दिया, उस पानी में क्या हुई? वृद्धि। और तो यह वृद्धि क्या है? उसके अंदर ऊपर से पदार्थ जमा होने पे अभी हमने वो डाला है उसके अंदर। जबकि सजीवों में जो वृद्धि होती है वो किससे होती है? कोशिका विभाजन से अंदर की तरफ होती है, उनकी सेल में होती है। और निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? ऊपरी, उनके भार में वृद्धि होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। आपके नीट और टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होती है कि वृद्धि को हम विशिष्ट गुण नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? विशिष्ट गुण नहीं मानेंगे, क्योंकि यह निर्जीवों में भी होती है। जैसे रेत के टिल्लों में बढ़ना या फिर कोई भी चीज़ में संख्या में वृद्धि होती है, जैसे मैंने दूध का एग्जाम्पल दिया, तो हम वृद्धि को क्या नहीं मानेंगे? जीवों का विशिष्ट गुण नहीं मानेंगे। इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ के साथ खोल के देख लीजिएगा, आपका चैप्टर रिवाइज होता रहेगा। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। दूसरा देखते हैं हम। पहला हमने देखा वृद्धि, अब दूसरा क्या है? यहाँ पर नोट कर लीजिएगा पॉइंट 2, अपनी बुक में भी साथ के साथ लिख लीजिएगा। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। क्या? दूसरा क्या है? पहला वृद्धि था, दूसरा क्या है? जनन। जनन में क्या होता है? अपने जैसी संतान पैदा करना। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना। इसके विलक्षण लगभग अपने माता पिता से मिलते हैं। क्या है? बहुकोशिकीय कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि जनन का क्या मतलब है? अपने जैसी संतान को पैदा करना जो सेम टू सेम अपने माँ बाप जैसी होती है। निर्विवाद रूप में हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर सकते हैं। कौन से जनन के बारे में? लैंगिक जनन के बारे में, क्योंकि जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो अलैंगिक और एक लैंगिक जनन। और आप सभी को पता है अलैंगिक जनन
और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता, आपने 10th क्लास पास की है। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई कवक, जिसे हम हिंदी में कवक बोलते हैं, लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक का हर एक शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये क्या बताया गया है, फंजाई किसके द्वारा जनन करेंगे, अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, जिसे हम बड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। अब ये लाइन भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन दे देगा अलग अलग, तो उसमें हम क्या टिक करेंगे, मुकुलन। ईस्ट और हाइड्रा में किसके द्वारा जनन होता है, मुकुलन के द्वारा। प्लेनेरिया, जिसे हम चपटा कृमि कहते हैं, में वास्तविक पुनर्जनन होता है। क्या होता है, पुनर्जनन, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। मतलब प्लेनेरिया को कितने भी भागों में काट दो, वो अलग अलग से बढ़ने लग जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं यह एक अमर प्राणी है। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। अब इसमें हमने इस पैराग्राफ में क्या क्या देखा कि एक तो जनन देखा, जनन क्या होता है, दूसरे ये देखा कि ईस्ट हाइड्रा प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है। इन लाइनों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, फंजाई तंतु में सेमाल मोस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। क्या, फंजाई तंतु में सेवाल, जिन्हें हम एल्गी बोलते हैं, मोस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। इसमें क्या कहा गया, फंजाई, सेवाल और मोस किसके द्वारा करेंगे, विखंडन विधि द्वारा गुणन करेंगे। आगे देखते हैं, जब हम एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब हम जनन की वृद्धि प्रायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही की कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर, बंदे, कामगार, मधुमक्खी, अनवर, मानव युगल। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। फिर से एक इम्पोर्टेंट लाइन आ गई, क्या, कि जनन है यह भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि भी हमने देखा, वह भी क्या है, जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि निर्जीवों में भी वृद्धि होती है और जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं माना गया है। क्यों, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन कैसे, जैसे कि खेसर या खच्चर, बंदे, कामगार, मधुमक्खी, अनवर, मानव युगल, जो जनन नहीं कर सकते, अपने जैसे संतान पैदा नहीं कर सकते, तो हम इसको जनन को जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं बता सकते। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जनन भी क्या है, विशिष्ट लक्षण में नहीं आता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। आगे देखते हैं, तीसरा लक्षण कौन सा है, यहाँ पे नोट कर ले। पहला क्या था, वृद्धि, दूसरा क्या था, जनन, और तीसरा क्या होगा, उपापाचन। क्या है, उपापाचन। यहाँ पर आप अपनी बुक में भी साथ के साथ हेडलाइन लगा लीजिएगा और पॉइंट लिखते रहिएगा। आपका ये एक प्रकार से नोट्स ही है। वैसे तो एनसीईआरटी की पूरी बुक ही एक अपने आप में नोट्स है, फिर भी आप इनमें कुछ अलग अलग पेन से, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे रेड पेन यूज कर लीजिएगा। तीसरा क्या है, उपापाचन। जीवों का दूसरा लक्षण है उपापाचन। हालांकि ये यहाँ पर तीसरा आएगा, क्योंकि पहला वृद्धि था, दूसरा जनन था, और तीसरा क्या होगा, उपापाचन। ये आप मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। जीवों का तीसरा लक्षण क्या है, उपापाचन। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, रसायनों से बने होते हैं। यह रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय हो, में हजारों उपापचय क्रियाएं होती है। आगे देखते हैं, हजारों उपापचय क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणी, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। क्या कहा गया है इस लाइन में, किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती।
शरीर के बाहर कोशिका के मुक्त तंत्र में उपपाच्य क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। जीव के शरीर से बाहर प्रखनली में की गई उपपाच्य क्रियाएं न तो जीव है और न ही निर्जीव है। अतः उपपाच्य क्रियाएं निरपवाद जीवों का विशिष्ट गुण के रूप में प्रभाषित है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उपपाच्य क्रियाएं है वो क्या है, जीवों का विशिष्ट गुण है। क्या है, विशिष्ट। जबकि वृद्धि और जनन जीवों का विशिष्ट गुण नहीं था, उपपाच्य क्रियाएं जीवों का विशिष्ट गुण है, क्योंकि यह निर्जीवों में उपपाच्य क्रियाएं नहीं होती। ये दो लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उपपाच्य क्रियाएं क्या है, तीसरा गुण है जो क्या है, विशिष्ट गुण है। जबकि पात्र में एकाकी उपपाच्य क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर के कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप सुस्पष्ट अभिलक्षण है। क्या है, अभिलक्षण, सुस्पष्ट अभिलक्षण है। आगे देखते हैं हम। शायद सभी जीवों में सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया करना है। अब यहाँ पर हमने 3 पढ़े, कौन कौन से, पहला वृद्धि, दूसरा जनन, तीसरा क्या था, उपपाच्य क्रियाएं, और ये क्या है, चौथा पर्यावरण के प्रति संवेदना। चौथा क्या है, पर्यावरण के प्रति संवेदना। आप यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखेंगे, 4th पॉइंट, जिसमें वृद्धि और जनन क्या है, विशिष्ट गुण में नहीं आता, और उपपाचन क्रियाएं क्या आती है, जीवों का विशिष्ट गुण है, क्योंकि यह निर्जीवों में नहीं होता। अब देखते हैं पर्यावरण के प्रति संवेदना। पर्यावरण के उद्दीपनों भौतिक, रासायनिक, जैविक हो सकती है। संवेदना, पर्यावरण के प्रति संवेदना में क्या होता है, जैसे हम करते हैं, हमें कोई चीज़ गर्म या ठंडी लगती है, हम अपने आप से अपने आप को हटा लेते हैं, भी उसके प्रति क्रिया का प्रतिक्रिया देते हैं उसके। ये क्या है, 4th पॉइंट। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। किसके द्वारा, संवेदी अंगों के द्वारा। हमारे संवेदी अंग कौन कौन से हैं, जैसे आँख, नाक, त्वचा, कान, जीभ, पौधे, प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। और जो पौधे होते हैं वो किसके द्वारा प्रतिक्रिया दिखाते हैं, बाह्य कारकों के द्वारा, जैसे कि पानी, ताप, अन्य जीव, प्रदूषकों के प्रति। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीवों में पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। ये लाइन देखो, दोबारा पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर, और यूकैरियोट मल्टीसेलुलर तक सभी जीव पर्यावरण के संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत कर रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। चेतना क्या है, जीवों को, विचेतना भी एक जीव और निर्जीव को परिभाषित करने का एक लक्षण बताया गया है, इसमें ये बोला गया है। आगे देखते हैं। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मानव तो एक एडवांस्ड एनिमल है, सबसे ज़्यादा विकसित एनिमल है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसके हृदय में तथा फुसफुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है, रोगी का सब चेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव या निर्जीव कहेंगे? क्या पूछा गया है, जो आदमी कोमा में होता है क्या वह जीवित होता है या निर्जीव होता है, उसको कौन सी श्रेणी में रखेंगे हम? आगे देखते हैं हम इसमें। उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगों के लक्षणों अंगों के स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता के पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है।
अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो ब्रहा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं? ब्रहा उद्दीपन, मतलब बाहर की जो भी कोई क्रिया होती है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सबसे विविध अंशों में होते हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। जीव जगत में विविधता। इसमें क्या पूछा? विविधता का मतलब क्या होता है? भिन्नताएं, मतलब एक जगह पर कितने सारे जीव पाए जाते हैं, या फिर जीवों में क्या क्या भिन्नताएं होती है, क्या क्या विविधता है, क्योंकि कोई भी जीव एक जैसा नहीं होता। कीड़े मकोड़े अलग होते हैं, पशु पक्षी अलग होते हैं, इंसान अलग होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। देखते हैं इसके बारे में। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप सभी जीवों को बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। इनमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? बैक्टीरिया, वायरस को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। मतलब जब हम जैसे जैसे अपने अवलोकन के क्षेत्र मतलब दूर तक सोचेंगे तो हमें बहुत सारे जीवों की विविधता दिखाई देंगी। स्पष्टता, यदि आप किसी संघन वन में जाएं जो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। एक जंगल में जाएंगे तो हमें वहाँ पर बहुत सारे जीव मिलेंगे और उनकी बहुत सारी संख्या मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकली, सांप, बहुत सारे मिलेंगे, पशु पक्षी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीवों को आप देख सकते हैं। एक जंगल में हम क्या देखेंगे? प्रत्येक प्रकार के पौधे, जीव जंतु, जीव अलग अलग देखेंगे। किसी एक जाति जिसको हम इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं का प्रतीक है। और स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसकी? ये एक अलग अलग टैक्सोन होता है। इसके हम आगे पढ़ेंगे वर्गीकी संवर्ग में। चलो इसको आगे पढ़ते हैं। स्पीसीज के बारे में हम आगे जानेंगे। अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या कितनी है? लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप अलग पेन से, रेड या ग्रीन पेन से या फिर हाइलाइटर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी बुक को आप अपने सामने खोल कर रखिएगा और आप इसमें लेक्चर को सुनने के लिए अपने कानों में लीड लगा सकते हैं और एनसीईआरटी बुक की लाइन को आप देखते रहिएगा। अब स्पीसीज की संख्या कितनी होती है? लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। और आप इसको बार बार पढ़ते हैं, एक दो बार ये चैप्टर को बार बार सुनेंगे, आपको साथ के साथ ये चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम हर बार रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। स्पीसीज की संख्या कितनी है? इसमें 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक। साथ के साथ बोलेंगे जोर से आप। स्पीसीज की संख्या कितनी है? 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक होती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या का प्रकार कहते हैं और इस संख्या को हम क्या कहेंगे? जैविक विविधता। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। आगे देखते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद ऐसे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। क्या कहा गया है कि विश्व में बहुत सारे जीव जंतु हैं और उनके सभी के नाम अगर हमने एक जैसे रख दी तो उनकी पहचान नहीं होगी, उनके बारे में जान नहीं पाएंगे। और अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, उनकी पहचान कैसे हो? तो इसके लिए मैंने एक अलग युक्ति निकाली और उस युक्ति को क्या नाम दिया? वर्गीकरण। उसमें वर्गीकरण करके उसका नाम अलग अलग रख दिया और उसको क्या नाम दिया? नाम पद्धति।
आगे देखते हैं, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। क्या? मानक नाम। जैसे अपना घर पर नाम होता है किसी का, रमेश, सुरेश, मनीषा, कविता, अलग अलग नाम होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मानक नाम। दो बहन भाइयों के एक जैसे नाम नहीं होते, दो बहनों के नाम ऐसे तो नहीं है कविता कविता, भाई ऐसे नहीं पता चलेगा घर में मम्मी किस कौन सी कविता को बुला रही है। अगर एक का नाम कविता होगा तो दूसरे का सुनीता होगा। उसी प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे? मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नामपत्ति कहते हैं। हम जीवों के और पेड़ पौधों के एक मानक नाम रख दिया है और पूरे विश्व में वह उसी नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नाम पद्धति। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। हम यह जानते हैं कि यह नाम किसी जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। और जब हम एक नाम पर्टिकुलर एक जीव का एक नाम रख देते हैं और उसी के नाम से जानते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पहचानना। अब जैसे पूरे विश्व में हम पानी है, पानी के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे पानी, जल, नीर, लेकिन पूरे विश्व में इसे किस नाम से जाना जाता है? वाटर के नाम से, क्योंकि अंग्रेजी है ये हमारी क्या हो गई? कम्युनिकेशन भाषा बना दी गई है वर्ड की, और इसमें हम इसे क्या बोलते हैं? वाटर। तो हम वाटर नाम से कहीं पे भी बोलेंगे समझ जाएगा। जबकि हम किसी से ऐसे बोलेंगे नीर चाहिए, नीर चाहिए, अगला दोबारा पूछेगा, तीसरी बार पूछेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो वो क्या है? वाटर क्या है? पानी का मानक नाम। आगे देखते हैं, अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व के सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, साथ के साथ अब याद भी कर लीजिएगा। क्या? ICBN, ICBN जिसमें पौधों का क्या है? मानक नाम, जो सारे वर्ल्ड में चलता है, जिसका ICBN की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या है? कोड ऑफ है, फॉर नहीं है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। साथ के साथ बोले ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एक बार फिर से बोलें, ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसमें सभी पौधों के नाम दिए गए हैं। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है, तो प्राणियों के कौन सा होगा? ICZN, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। साथ के साथ बोलिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया गया है। आगे देखते हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट्स को स्टार लगा दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। वैज्ञानिक नाम का क्या मतलब है? भी एक जीव का एक ही नाम रहे, वह दूसरे नाम से ना जाना जाए। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो, भी पहले से वह नाम किसी और जीव का ना हो। जब उसका नाम रखे तो यह पता होना चाहिए। हम आगे देखते हैं, जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? वंश नाम और जाति संकेत पद। कौन कौन से? वंश नाम और जाति संकेत पद। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, वंश नाम और जाति संकेत पद, जिसे इंग्लिश में जीनस और स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनस और स्पीसीज। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। वंश नाम और जाति संकेत पद को क्या कहा जाता है? द्विनाम पद्धति। जो किसने दी? लिनियस ने। इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। किसने सुझाया था? कैरोलस लिनियस ने। ये फिर से याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, जो भी कुछ करना आप कर लीजिएगा। दो बार साथ के साथ रिपीट करिएगा। द्विनाम पद्धति में क्या होता है? वंश नाम और जाति संकेत पद। और किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। रिपीट कीजिएगा, द्विनाम पद्धति में क्या होता है? वंश नाम और जाति संकेत पद। और किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने।
आगे देखते हैं, इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। जो 2 शब्दों वाली नाम प्रणाली है वो क्या है, बहुत ही सुविधाजनक है। आगे देखते हैं, आओ आपको आम का उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम विधि देने को समझाएं। किसका उदाहरण से समझेंगे हम, आम के उदाहरण से। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजिफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है और ऑप्शन दे देंगे 4 अलग अलग, तो क्या होगा, मेंजिफेरा इंडिका। एनसीईआरटी का प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं हम। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विनाम है। इस नाम में मेंजिफेरा वंश नाम है। मेंजिफेरा क्या है, इसमें वंश नाम क्या है, वंश नाम, जबकि इंडिका क्या है, एक विशिष्ट स्पीसीज नाम। अब इसमें क्या है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसके में मेंजिफेरा वंश नाम है, इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज नाम है अथवा जाति संकेत पद है। इस पद के कहने सार्वजनिक नियम। अब इसके कुछ नियम और देखते हैं हम। जो द्विनामपत्ति है उनके क्या नियम है। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। किसमें होते हैं, लैटिन भाषा में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैविक नाम है वो प्राय लैटिन भाषा में क्यों होते हैं, जबकि अपनी कम्युनिकेशन के वर्ड की भाषा तो इंग्लिश बनाई गई है, अंग्रेजी बनाई गई है, और जैविक नाम हम लैटिन भाषा में क्यों रखते हैं। इंटरनेट में हम इंग्लिश का यूज करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जो लैटिन भाषा है वो एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब मृत भाषा है। मृत भाषा का क्या मतलब होता है कि ये सामान्य बोलचाल में यूज नहीं होती। अब इसका सामान्य बोलचाल में यूज नहीं होता, यह सिर्फ एक कागजी भाषा रह चुकी है। और कागजी भाषा का क्या गुण होता है कि जब सामान्य बोलचाल में कोई भाषा यूज नहीं होती तो उसमें नए वर्ड विकसित नहीं होते। क्या नहीं होते, नए वर्ड विकसित नहीं होते। और जिसमें नए वर्ड विकसित नहीं होते तो उस भाषा में कोई चेंज नहीं होता, और वो चेंज नहीं होगा तो आज जो हम भाषा लिख रहे हैं वो 1000 साल बाद भी वैसी की वैसी रहेगी। तभी जैविक नाम किस में होता है, लैटिन भाषा में। अगर हमने किसी नया जीव खोजा है, उसका नाम रख दिया लैटिन भाषा में, तो आगे के 500 साल बाद या 1000 साल बाद भी उसका नाम वही होगा, क्योंकि इस भाषा में कोई चेंज नहीं होता। जैविक नाम प्राय किस में होता है, लैटिन भाषा में। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको लैटिन भाषा में ही क्यों लिखते हैं हम। लैटिन भाषा में लिखते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। लैटिन भाषा में कैसे लिखते हैं, तिरछे अक्षरों में। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाता है। अगला क्या है, जैविक नाम का पहला शब्द क्या होता है, वंश नाम, जबकि दूसरा शब्द क्या होता है, जाति संकेत पद, क्योंकि ये द्विनामपत्ति, इसमें 2 नाम होंगे। आगे देखते हैं, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। क्या है कि लैटिन भाषा में तो तिरछा लिखेंगे, लेकिन जब हम इंडियन भाषा में लिखते हैं तो इन दोनों शब्दों के नीचे हम क्या लिख देते हैं, अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। और वो अंडरलाइन क्या दर्शाती है, लैटिन भाषा का दर्शाती है। भी हम इसमें लैटिन भाषा का यूज हुआ है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मेंजिफेरा इंडिका को उदाहरण इसकी व्याख्या कर सकते हैं। समझ में आया इसके क्या क्या नियम है। इसका हम लैटिन भाषा में लिखेंगे। लैटिन भाषा जो एक डेड लैंग्वेज या मृत भाषा है, और इसको तिरछी में लिखेंगे। अगर इंडियन भाषा में हम लिखते हैं, अपनी अंग्रेजी में लिखते हैं, तो उसके नीचे क्या लिखते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं। जो लैटिन भाषा को दर्शाती है भी इसका यूज लैटिन भाषा में होगा। और इसका पहला अक्षर है जो वंश नाम का पहला अक्षर हम बड़े अक्षर में लिखेंगे, अंग्रेजी के बड़े के अक्षर में लिखेंगे, जबकि स्पीसीज का छोटे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। आगे देखते हैं, जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, जो इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मेंजिफेरा इंडिका लिन। क्या, मेंजिफेरा इंडिका लिन। ये क्या है, वंश नाम है, ये स्पीसीज नाम है, ये क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया। लिन का क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसके नियम। हमने इसमें दो वो पढ़े, फुल फॉर्म पढ़ी कौन कौन सी, ICBN और ICZN, जिसमें एक नोमेनक्लेचर, एक तो जूलॉजी का था और एक बॉटनी का था।
और दूसरी इसके क्या नियम थे, द्विनामपत्ति है जो किसने दी थी, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। इसमें दो नाम होते हैं, एक वंश नाम और एक जाति नाम। और इसके क्या क्या नियम है, इसको हम लैटिन भाषा में लिखेंगे जो डेड या मृत भाषा है, और ये तिरछे अक्षरों में लिखी जाती है। अगर हम इंडियन भाषा में लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, और इसका जो वंश नाम होगा उसका पहला अक्षर हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखेंगे और स्पीसीज का स्मॉल अक्षर में ही लिखेंगे। और इसके सबसे लास्ट में अगर वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं जो इसके बारे में बताया है उस वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं। जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिन, इसे क्या कहेंगे, मेंजीफेरा वंश नाम, इंडिका स्पीसीज नाम, लिम साइंटिस्ट का नाम, लीनियस। आगे पढ़ते हैं हम इसको, साथ के साथ याद हो रहा होगा आपको। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, क्या कहा गया है कि सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अब वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन आपने हर चीज़ में की हुई है घर पे। जैसे आपके पास पेन और पेंसिल है, आप पेन को अलग बॉक्स में रखेंगे, पेंसिल को अलग बॉक्स में रखेंगे, इरेजर को अलग बॉक्स में रखेंगे, तो वो क्या होगा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इससे हमें क्या होती है, सुविधा होती है कि अलग चीज़ हमें अलग मिल जाए। जैसे कि हम घर में चाय पत्ती के अलग अलग डब्बों में रखते हैं, चाय को अलग रखेंगे, चीनी को अलग रखेंगे, ताकि हम जब कुछ चीज़ बनाएं तो चीनी हमें अलग से मिल जाए, चाय अलग से मिल। अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कई बार हमें अकेली चीनी की ज़रूरत होती है, जैसे खीर में डालने के लिए, हलवे में डालने के लिए। अगर उसमें पत्ती मिक्स होती है तो उसका यूज नहीं कर सकते, उसमें केवल पत्ती तो केवल चाय बनाने के लिए होते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, वर्गीकरण करते हैं हम प्रत्येक चीज़ का। इससे हमें क्या होती है, सुविधा हो जाती है। जैसे को एक जगह छोटे छोटे, एक जगह बड़ी बड़ी चीज़ें, वो क्या होती है, वर्गीकरण। वर्गीकरण नाम मेरे को लगता है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्यों के गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब हम दृश्य के आधार पर छोटे बड़े लंबे चौड़े आधार पर कैसे भी उनको अलग अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान सकते हैं। जैसे एक जगह हम पौधों को रखेंगे, एक जगह कुत्ते बिल्ली रखेंगे, एक जगह कीटों को रखेंगे, तो इन सभी को अलग अलग फीचर, जब पेड़ पौधे अलग होते हैं, इनमें पत्तियां होती है, कुत्ते बिल्ली के कान होते हैं, पूंछ होती है, और कीटों के क्या होते हैं, पंख होते हैं। जैसे कि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों को कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग के संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। यदि हम एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता चलेगा कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं। मान लो स्तनधारी कहना है कि आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके ब्रहा, कान और शरीर पर बाल होते हैं। इस प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए सभी कुत्ता बिल्ली स्तनधारी गेहूं चावल पौधे जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं। इनका उपयोग हम पढ़ने के लिए में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। क्या है वैज्ञानिक शब्दावली, क्या कहेंगे, टैक्सा। यदि आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु स्तनधारी कुत्ता सभी क्या है, टैक्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी स्तनधारी कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। क्या कहा गया है कि वर्गीकरण है, इसके अलग अलग पद बना दिए गए और प्रत्येक पद क्या कहलाएगा, टैक्सा। वो टैक्सा में क्या होगा, गेहूं का पौधा भी टैक्सा में आएगा, कुत्ता भी टैक्सा में आएगा, बिल्ली भी टैक्सा में आएगा। इसके बारे में हम आगे वर्गीकीय संवर्ग में अच्छे से पढ़ते हैं। मुझे लगता है चलो ये इतना पढ़ के फिर आज का लेक्चर हम खत्म कर देंगे। वर्गीकीय संवर्ग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, वरना फिर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों के विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक है और यह आधुनिक वर्गीकरण के अध्ययन का आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण अथवा नामपत्ति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकीय वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। आगे देखते हैं। वर्गीकीय कोई नई नहीं है। क्या नई नहीं है, पहले बहुत पुराने लोगों से हम
इसको करते आ रहे हैं। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे, इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक कहते हैं। अब एक नया वर्ड आया है, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम जीवों का अलग अलग वर्गीकरण क्लासिफाई करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण पद्धति। क्या कहेंगे? वर्गीकरण पद्धति, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के सिस्टमा से आया है। कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के सिस्टमा से, जिसका अर्थ है जीवों का नियमित व्यवस्था करना। क्या करना है? जीवों की नियमित व्यवस्था करना। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर रखा। अब एक और नई चीज आ गई इसमें, लिनियस की नई बुक, जिसका क्या नाम है? सिस्टेमा नेचर। लिनियस की बुक का क्या नाम है? सिस्टेमा नेचर। दोबारा से याद कर लो, वर्गीकरण पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से आया? लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के सिस्टमा से। और सिस्टमा शब्द का क्या अर्थ होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था। और लिनियस की बुक का क्या नाम है? सिस्टेमा नेचर। दोबारा रिपीट करवा देती हूँ, जीवों के वर्गीकरण की जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं उस शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति, जिसे इंग्लिश में सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टमा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। और लिनियस की बुक का क्या नाम है? सिस्टेमा नेचर। आगे देखते हैं, वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम वर्गीकृत संवर्ग के बारे में जानेंगे। अगर आज इसके बारे में देखेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि नया चैनल है, आप सपोर्ट करोगे तभी हमारा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।